वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे समाज शास्त्र के नवीनतम मॉडल पेपर के बारे में। और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का पेपर भी लगा हुआ है बीए थर्ड सेमेस्टर सोशोलॉजी का, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अन्य विश्वविद्यालयों के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिनकी परीक्षाएं अभी नहीं हुई हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सोशल चेंज और सोशल मूवमेंट इन इंडिया से बनने वाले, यानी कि जो आपके पेपर का नाम है, खास करके पेपर का क्या नाम है, भारत में सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन, ठीक है, या जिसको आप बोल सकते हो सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट इन इंडिया, ठीक है। तो इससे बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। वो भी प्रश्न होंगे आपके अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के, ठीक है। आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं बिना समय गंवाए हुए। भारत में सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक आंदोलन, 3 खंडों में पेपर आपका बटा हुआ होगा। तो अलग-अलग विश्वविद्यालय में जो पैटर्न होता है अलग-अलग होता है, लेकिन अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, ये 3 टाइप के प्रश्न लिखित टाइप की परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार कौन-कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं खंड आ से। 50 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना होता है खंड आ के, ठीक है। 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, 5 के पाँचों प्रश्न आपको करने होते हैं, 2-2 नंबर के एक-एक प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न आप देखिएगा, सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं? देखिए, आज थोड़ा-सा मेरी जीभ में क्या है, मेरी जीभ थोड़ी-सी जो है उसमें थोड़ा दिक्कत आ गई है, मतलब थोड़ी-सी कट गई है थोड़ा-सा बहुत, तो उसमें बोलने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा-सा एनर्जी लेवल जो है वो थोड़ा-सा धीमे होगा, तो आप लोग उसको मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा-सा। जो है माफ़ी चाहूँगा मैं इसके लिए आप लोगों से कि मैं अपना 100% आज आपको नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है? चूँकि बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो लेकिन फिर भी आप देखेंगे सामाजिक परिवर्तन के बारे में। सामाजिक परिवर्तन होता क्या है? समाज में जब परिवर्तन होता है उसी को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। अब समाज क्या होता है? समाज जो होता है सामाजिक संबंधों का जाल होता है। अब ये जाल क्या है? सामाजिक संबंध क्या है? सोशल रिलेशनशिप क्या होता है? कैसे बनता है? जैसे मान लेते हैं तमाम प्रकार के लोग आपस में बातचीत करते हैं। हम उनको जानते हैं, वो हमको जानते हैं। जैसे कि हम सत्यनारायण जी की कथा सुनते हैं पंडित जी से, तो पंडित जी को हम भी जानते हैं, हमको पंडित जी जानते हैं। हम नाई के यहाँ पर बाल कटवाते हैं, तो नाई हमको जानता है, हम उसको जानते हैं। ऐसे ही दुनिया भर के तमाम प्रकार के, आप कुम्हार के यहाँ से मिट्टी का बर्तन अभी दीपावली मनाई होंगे तो लाए होंगे। दीपावली खास करके दीपावली क्या, जो अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था उसमें भी दिया हुआ जलाई गई थी, तो आप कुम्हार के यहाँ जाएँगे, जो है दीप लाने, दियाली लाने। तो हम उसको जानते हैं, वो हमको जानते हैं, तो इस तरीके से समाज में एक जाल क्रिएट होता है। और जाल जो क्रिएट होता है वो सामाजिक संबंधों से बनता है, और उसी सामाजिक संबंधों से बने जाल का अध्ययन समाज करता है। और जब उसी जाल में परिवर्तन होता है, उसी संबंधों में परिवर्तन होता है, समाज की संरचना में परिवर्तन होता है, समाज की प्रक्रियाओं में परिवर्तन होता है, सामाजिक मानदंड में परिवर्तन होता है, सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन होता है। सोशल मूल्य समझते हैं ना, सामाजिक मूल्य क्या होते हैं? सामाजिक मूल्य का मतलब होता है कि भई जैसे कि चोरी नहीं करना चाहिए, ठीक है, समाज में, या समाज में आपको जो सामाजिक नियम कायदे होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, तो वो सब सामाजिक मूल्य होते हैं, तो उनके खिलाफ आपको नहीं जाना है। तो सामाजिक परिवर्तन जो होता है इन्हीं मूल्यों में, इन्हीं मानदंडों में, इन्हीं संरचना में और इसी संबंधों में होता है, ठीक है? तो सामाजिक परिवर्तन का अर्थ होता है समाज की संरचना, अर्थात समाज की जो अंतर क्रियाएँ होती हैं या जो संबंध होते हैं उनमें जो परिवर्तन होता है, ठीक है? वो सामाजिक परिवर्तन होता है। सामाजिक परिवर्तन से अभिप्राय उस स्थिति से होता है जिसमें समाज के द्वारा स्वीकृत संबंधों, प्रक्रियाओं, प्रतिमानों और संस्थाओं का रूप इस सीमा तक परिवर्तित हो जाए कि उनसे पुनः अनुकूलन करने की समस्या उत्पन्न हो जाए। यानी कि परिवर्तन ऐसा हो कि दोबारा से आप उन स्थितियों में एक प्रकार से ना रह पाएँ जिन स्थितियों में आप थे। यानी कि उसके लिए आपको दूसरी स्थिति के साथ सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा। कुल मिलाकर के सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा गिन्सबर्ग महोदय बड़ी अच्छी तरीके से देते हैं। गिन्सबर्ग कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन से हमारा तात्पर्य सामाजिक ढांचे में परिवर्तन होना है, अर्थात समाज के आकार में परिवर्तन, इसके विभिन्न अंगों के बीच के संतुलन अथवा समाज के संगठन में होने वाला जो परिवर्तन होता है, उसी परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। किंग्सले डेविस कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन से हमारा अभिप्राय उन परिवर्तनों से है जो सामाजिक संगठन, अर्थात समाज की संरचना और समाज के जो कार्य होते हैं उनमें जब परिवर्तन हो जाता है तो उसी को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। सामाजिक परिवर्तन हो सकता है आपके समाज में तेज गति से हो रहा हो, हमारे समाज में धीमे गति से हो रहा हो, किसी समाज में मध्यम गति से है, किसी में तेज गति से। तो समाज का जो परिवर्तन का जो एक प्रकार से जो एक्सीलेटर की जो कांटा होता है उसका अलग अलग समाज के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। तो उसको लेकर के बिल्कुल भ्रम में नहीं पड़ना है। सामाजिक परिवर्तन यही होता है, ठीक है? समाज में परिवर्तन कई कारणों से होता है।
जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। आर्थिक कारण बहुत सारे हैं, राजनीतिक कारण हैं, ठीक है? सामाजिक, धार्मिक तमाम प्रकार के कारण हैं, जिन कारणों से क्या होता है, समाज में परिवर्तन होता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, सामाजिक विलंबना किसे कहते हैं? विलंबना का मतलब होता है एक धीरे, मतलब विलंब से। तो विलंबना, सांस्कृतिक विलंबना, संस्कृति क्या होती है? संस्कृति की अगर बात की है, संस्कृति को अंग्रेजी में कल्चर कहा जाता है। संस्कृति 2 प्रकार की होती है, एक होती है भौतिक संस्कृति, एक होती है अभौतिक संस्कृति। तो जो भौतिक संस्कृति होती है, उसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं? भौतिक संस्कृति की अगर मैं आपको बात बताऊँ, तो भौतिक संस्कृति में जैसे रेल हो गया, मोटर हो गया, टेलीफ़ोन हो गया, ये सब आपके भौतिक संस्कृति हैं, ठीक है? अभौतिक संस्कृति में क्या आता है? मानव की कला, मानव का जो सोचने का तरीका है, मानव के जो विचार हैं, सोचने की, समझने की जो क्षमता है, तो ये सब होते हैं अभौतिक संस्कृति। यानी अभौतिक संस्कृति आप अनुभव, व्यवहार, विचार, ज्ञान, यही सब होते हैं अभौतिक संस्कृति, यानी जिनको आप देख और छू नहीं पाते। जबकि जो भौतिक संस्कृतियाँ होती हैं, उसमें कुर्सी, मेज़, टेबल, मोटर, कार, गाड़ी, जो है जितने तख़्त, बेड, कुर्सी, सब कुछ आ जाते हैं आपके, ठीक है? बोर्ड, कैमरा, ठीक है? सब कुछ जो जितने भी चीज़ें हैं, वो सब आपके क्या होते हैं? ये सब भौतिक संस्कृतियाँ हैं। पंखा, टीवी, कूलर, एसी, फ्रिज, मशीन, सब ये जितने भी चीज़ें होती हैं जो आपको दिख रही हैं, जिसको आप छू सकते हैं, तो वो सब क्या होते हैं? जिनको आप छू और देख सकते हो, वो भौतिक संस्कृति हैं। जबकि जिसको आप छू और देख नहीं सकते, वो अभौतिक संस्कृति है। यानी कि आप किसको छू देख नहीं सकते, आप अपनी कला, यानी आपके अंदर क्या आर्ट है, सोचने की, समझने की जो पद्धति है, ठीक है? जो आपका दर्शन है, विचार है, उसको आप देख और छू नहीं सकते, उसको केवल महसूस कर सकते हैं, ठीक है? तो वो होता है अभौतिक संस्कृति। तो जब क्या होता है, अब यहाँ समझें कि सांस्कृतिक विलंबना क्या है? यानी कि जब भौतिक संस्कृति क्या हो जाए, इसका विकास ज़्यादा हो जाए, यानी कि मशीन खूब बड़ी-बड़ी बन जाए, लेकिन मशीन चलाने के लिए आपके अंदर आर्ट विकसित ही ना हो, यानी आपके अंदर कला ही नहीं मशीन चलाने की, तो ये सांस्कृतिक विलंबना की स्थिति हो जाएगी। यानी कि या आपके पास इतना बहुत ज्ञान हो जाए, लेकिन आपके ज्ञान के लिए, ज्ञान का प्रयोग आप कहाँ पर करें, उसके लिए आपके पास भौतिक संस्कृति उपलब्ध नहीं है। यानी क्या हो कि कोई एक संस्कृति जब कभी भी क्या होता है, संस्कृति के भौतिक अथवा अभौतिक पक्षों में से दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो जब क्या होता है, किसी एक पक्ष में बढ़ोतरी तेज गति से हो जाए, किसी पक्ष में बढ़ोतरी ना हो, यानी कि जैसे कि भौतिक संस्कृति खूब ज़्यादा, भौतिक संस्कृति का विकास हो जाए, अभौतिक संस्कृति का विकास ही ना हो, धीमे गति से हो, तो जो एक प्रकार से संस्कृति, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति के बीच में जो डिफरेंस हो जाता है, यानी कि वही विलंबना कहलाती है। यानी कि एक एक का विकास, एक बहुत तीव्र गति से विकासशील है और दूसरा बहुत धीमे गति से विकसित हो रहा है। तो कहीं न कहीं पे दोनों के बीच में जो गैप होता है, उसी गैप को सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं, ठीक है? यानी कि आगबर्न महोदय कहते हैं कि संस्कृति के भौतिक तथा अभौतिक पक्ष दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किंतु एक हिस्से के पिछड़ जाने के कारण से सामाजिक जीवन में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। समाज में यही सांस्कृतिक विलंबना की स्थिति होती है, जब जो है सामाजिक जीवन में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, संस्कृति के 2 पक्षों में परिवर्तन से, या 2 पक्षों में किसी के तीव्र गति से वृद्धि से, किसी के मंद वृद्धि से, ठीक है? ये बात ध्यान रखेंगे। तो सांस्कृतिक विलंबना आपकी समझ में आ गया होगा क्या होता है। अगला पॉइंट है, अगला प्रश्न है, स्थानीयकरण और सार्वभौमिकरण क्या है? स्थानीयकरण क्या होता है? स्थानीयकरण की अगर बात की जाए, तो जब कोई बृहत अवधारणा को सीमित भौगोलिक क्षेत्र में आप स्थापन करते हैं, तो वही प्रक्रिया आपकी स्थानीयकरण होती है। और जो सार्वभौमिकरण होता है, ये जब कोई छोटे एरिया की या कोई विशेषता, कोई कल्चर कुछ होता है, जब छोटे एरिया का होता है, वो बड़े या बृहत पैमाने पर जब वो फैलता है, तो होता है सार्वभौमिकरण, ठीक है? तो आप समझे, स्थानीयकरण क्या होता है? स्थानीयकरण की अगर बात की जाए, तो स्थानीयकरण की प्रक्रिया के द्वारा बृहत परंपरा के तत्व किसी स्थान की लघु परंपरा से जुड़ते हैं। जबकि आप देखेंगे सार्वभौमिकरण जो होता है, ये क्या होता है? इस प्रक्रिया के द्वारा कोई लघु परंपरा बृहत परंपरा के स्थान पर पहुँचती है, या कोई एक प्रकार से सार्वभौमिकरण में क्या होता है? सार्वभौमिकरण प्रक्रिया का प्रथम उल्लेख रॉबर्ट रेडफील्ड और मिल्टन सिंगर ने किया था। सांस्कृतिक चेतना के प्रसार के संदर्भ में किया। मैकी मैरियट ने सार्वभौमिकरण का प्रयोग न केवल सांस्कृतिक चेतना, अपितु सांस्कृतिक विषय वस्तुओं को आगे बढ़ाने और उसे अधिक विस्तार देने के व्यापक अर्थ में किया। यानी कि सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण एक दूसरे के विपरीत है। यानी स्थानीयकरण जो होता है, ये कोई बड़ी विषय वस्तु, यानी कि मैकी मैरियट कहते हैं कि जब बृहत परंपरा के सांस्कृतिक तत्वों की गति नीचे की ओर होती है और इस दौरान उसका मूल स्वरूप परिवर्तित हो जाता है, वे लघु परंपरा के एक व्यवस्थित भाग की तरह प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को स्थानीयकरण कहा जाता है, ठीक है? स्थानीयकरण कोई बृहत परंपरा है, वो लघु परंपरा में कन्वर्ट हो जाती, तो वो स्थानीयकरण होता है। सार्वभौमिकरण का मतलब क्या होता है? जब कोई, जैसे मैकी मैरियट कहते हैं कि जब लघु परंपरा के तत्व, यानी लघु परंपरा के तत्व को जैसे देवी देवता,
जैसे कोई विशेष लोग आपकी कुल देवी हैं, अब आपकी कुल देवी का चमत्कार इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि दूर-दूर के गाँव के लोग 10-12 गाँव के लोग आपके देवी यानी आपके समय माता के यहाँ पर कड़ाही चढ़ाने आने लगे, तो ऐसे फ़ेमस हो जाता है वो स्थान फिर धीरे-धीरे, तो वो बृहत परंपरा में बदल जाता है। जैसे आपके देवी-देवता, प्रथाएँ, संस्कार, तो जब किसी संस्कृति या कि कोई संस्कार, कोई प्रथा, कोई लोकाचार, कोई रीति-रिवाज जब किसी एक समुदाय का होता है और वो समुदाय के लोगों में उसको लेकर के बड़ा ज़बरदस्त मान्यता रहती, तो जब कोई दूसरे समुदाय के लोग उसको अपनाते हैं, तो वो भी मानने लगते हैं। फिर तीसरे समुदाय के लोग ऐसे-ऐसे क्या होता है, वो छोटी परंपरा एक बृहत परंपरा का रूप धारण कर लेती है, तो वो होता है सार्वभौमिकरण, ठीक है? तो मैके मेरठ कहते हैं कि जब लघु परंपरा के तत्व ऊपर की ओर बढ़ते हैं और उनका क्षेत्र बड़ा हो जाता है, विस्तृत हो जाता है, उनका मूल रूप परिवर्तित हो जाता है और वो बृहत परंपरा के रूप में पूरे समाज में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को सार्वभौमिकरण कहते हैं। तो इसके कारण से भी समाज में परिवर्तन होता है, ठीक है? तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण। आपके समझ में आ गया होगा? आगे देखिए, इससे पहले महासंग्राम वीडियो मैंने दी है। महासंग्राम वीडियो में तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में चर्चा करी है। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। 2 महासंग्राम वीडियो है, आप दोनों को देख लीजिएगा। मॉडल पेपर कई सारे हैं, प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएँगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है? लेकिन मैंने सोचा आपके लिए फिर से कर दिया जाए व्यवस्था। देखिए, ये महात्मा ज्योतिबा मतलब कि जो एक प्रकार से एमजेपीआरयू यूनिवर्सिटी उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन सभी विश्वविद्यालयों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इन वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है? महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के लिए तो ये है। सामाजिक आंदोलन क्या है? सामाजिक आंदोलन एक ऐसा सामूहिक प्रयास होता है जिसमें या जिससे एक नई सामाजिक व्यवस्था सामने आती है, अवतरित होती है। जब सामाजिक आंदोलन होता है तो एक नई सामाजिक व्यवस्था हमारे समक्ष आ जाती है, इसके परिणाम स्वरूप सामाजिक आंदोलन के, ठीक है? तो सामाजिक आंदोलन जो है एक प्रकार से एक ऐसा प्रयास है जो कि अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दोनों हो सकता है। सामाजिक आंदोलन एक ऐसा समन्वित व्यवहार है जिसमें वांछनीय सामाजिक परिवर्तन प्रायः निश्चित हो जाता है। जो आप चाह रहे होते हैं वो निश्चित होता है। यानी किसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके आंदोलन किया जाता है और उस उद्देश्य की प्राप्ति कर ली जाती है। परिवर्तन एक अनिवार्य विशेषता है जो न्यून अधिक अंशों में सभी समाजों में आपको मिलेगी। चाहे किसी समाज में परिवर्तन धीमे गति से होगा, चाहे तेज गति से होगा, लेकिन कोई भी समाज ऐसा नहीं बचा जिसमें परिवर्तन ना हो। हर एक समाज में परिवर्तन होता है। तो सामाजिक आंदोलन इसी प्रक्रिया को एक निश्चित मोड़ देता है, सामाजिक परिवर्तन को, ठीक है? सामाजिक परिवर्तन का एक प्रकार मान सकते हैं सामाजिक आंदोलन को। तो सामाजिक आंदोलन की परिभाषा हर्बर्ट ब्लूमर देते हैं और कहते हैं कि सामाजिक आंदोलन एक ऐसा सामूहिक प्रयत्न होता है जिससे जीवन की एक नई व्यवस्था निर्मित होती है, एक नई व्यवस्था का निर्माण होता है, ठीक है? वो ऐसा सामूहिक प्रयत्न होता है। कई लोग इकट्ठा होकर के, एक संगठन इकट्ठा होकर के और सामूहिक प्रयत्न करते हैं किसी व्यवस्था को बदलने के लिए, किसी व्यवस्था में चेंजमेंट करने के लिए, ठीक है? दूसरे विद्वान आते हैं टर्नर और किलन। टर्नर और किलन कहते हैं कि सामाजिक आंदोलन सदैव सामाजिक परिवर्तन को ही जन्म नहीं देता, बल्कि उन परिवर्तनों का विरोध भी करता है। कभी-कभी क्या होता है, सामाजिक आंदोलन के द्वारा सामाजिक परिवर्तन का को ही बढ़ावा नहीं दिया जाता है। कभी-कभी क्या होता है, सामाजिक परिवर्तन जब हो रहा होता है तो उसके विरोध में भी आंदोलन होते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं केवल सामाजिक परिवर्तन करने के लिए ही आंदोलन किया जाता है, सामाजिक परिवर्तन को रोकने के लिए भी आंदोलन किया जाता है लोगों के द्वारा। तो समाज के लिए आवश्यक नहीं है, इसके लिए मतलब कि सामाजिक जो आंदोलन मतलब कि जब सामाजिक परिवर्तनों का विरोध होने लगता है सामाजिक आंदोलन के माध्यम से, तो वो ठीक नहीं माना जाता समाज के लिए, ठीक है? आवश्यक नहीं है। तो इन विचारकों के अनुसार सामाजिक आंदोलन एक ऐसा सामूहिक प्रयत्न होता है जिससे वांछित सामाजिक परिवर्तन को प्रेरणा यानी मोटिवेशन और अवांछनीय परिवर्तन को का विरोध किया जाता है, ठीक है? यानी जो परिवर्तन नहीं होना चाहिए समाज में उसका विरोध किया जाता है और जो होना चाहिए उसका समर्थन किया जाता है। क्लियर? सॉरी। आपके समझ में आया हुआ होगा। आगे देखेंगे। 5वां क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे क्या होगा इसका आंसर। सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों की विवेचना करें। तो सामाजिक परिवर्तन के जो सिद्धांत हैं, उनमें मुख्य रूप से 2 सिद्धांत काम में आते हैं। 2 सिद्धांत कौन-कौन से? पहला सिद्धांत आपका है रेखीय सिद्धांत और दूसरा सिद्धांत कौन-सा है? चक्रीय सिद्धांत। 2 सिद्धांत होते हैं, रेखीय और चक्रीय, ठीक है? आपसे पूछे सामाजिक प्रतिमान क्या होता है? तो सामाजिक प्रतिमान जो होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम प्रतिमान, द्वितीय प्रतिमान और तृतीय प्रतिमान, ठीक है? प्रथम प्रतिमान को रेखीय परिवर्तन, द्वितीय प्रतिमान को उतार-चढ़ाव परिवर्तन और तृतीय प्रतिमान को तरंगीय परिवर्तन कहा जाता है। प्रथम प्रतिमान में क्या होता है? प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक परिवर्तन जो होते हैं, आविष्कार वगैरह जो होते हैं, एक सीरियल से, जैसे कि पहले जो है जब लोगों को गर्मी लगी तो उसने पंखा यानी बनाया, यानी हैंड फैन बनाया, हैंड फैन के बाद में उसने पंखा बनाया बिजली चलने वाला, फिर कूलर बनाया होगा, फिर एसी बनी है। तो यानी कि पहले एसी नहीं बनाई, पहले पंखा का विकास हुआ, फिर उसके बाद में फिर और महसूस होने लगा, तो आवश्यकता या आविष्कार की जर्नी है, उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते रहे लोग और चीज़ें बनती रहीं, ठीक है? तो
प्रथम प्रतिमान रेखीय परिवर्तन, दूसरा प्रतिमान जो होता है उतार चढ़ाव परिवर्तन, जैसे जनसंख्या कभी बढ़ती कभी घटती है तो इस तरीके से वो परिवर्तन। और तीसरा होता है तरंगीय परिवर्तन, जैसे फैशन सांस्कृतिक परिवर्तन के क्षेत्र में आप देखते हैं तो ये तरंगीय परिवर्तन है। तृतीय परिवर्तन जो होता है तो ये एक प्रकार से जैसे कि एक चक्रीय परिवर्तन भी होता है, जिसमें जैसे मौसम बदलता है तो मौसम में मान लेते हैं कि ठंडी गर्मी बरसात इस तरीके से होता है। तो ये आपका, तो ये 3 प्रतिमान होते हैं। लेकिन अगर पूछे सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत, तो सामाजिक परिवर्तन एक व्यापक और जटिल प्रक्रिया है, इसे किसी एक सिद्धांत के आधार पर नहीं समझ सकते आप। स्पेंसर और मार्गन ने सामाजिक परिवर्तन को रेखीय आधार पर समझने का प्रयास किया। स्पेंसर, आगबर्न, पैरेटो, पेट्रिम, सोरोकिन, ये सब विचारक जो हैं ये चक्रीय आधार उसको देते हैं। ठीक है। स्पेंगलर, अगर बात करें हम स्पेंगलर की, स्पेंगलर चक्रीय सिद्धांत की बात करते हैं और स्पेंसर जो है वो रेखीय सिद्धांत की बात करते हैं। आप दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, दो सिद्धांत हैं, चक्रीय और रेखीय। ठीक है। रेखीय सिद्धांत में किसका नाम आता है? रेखीय सिद्धांत का मतलब क्या होता है? सामाजिक परिवर्तन का रेखीय सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि रेखीय मतलब सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति विभिन्न स्तरों के माध्यम से एक ही दिशा में आगे बढ़ती है, यानी कि एक रेखा में बढ़ती है। मान लेते हैं आज हैंड फैन का विकास हुआ, फिर पंखा बना, फिर एक प्रकार से कूलर बनी और फिर उसके बाद में एसी बनी और फिर इसके बाद में और भी चीज़ें बनेंगी आगे। तो ये एक रेखा में विकास हो रहा है, एक सीधी रेखा में घटते से बढ़ते क्रम में चल रहा है विकास। ठीक है। तो ये होता है रेखीय परिवर्तन। तो इसके पक्षधर कौन है? स्पेंसर है, मार्गन है, ये सब है। ठीक है। जबकि दूसरा जो परिवर्तन होता है वो होता है चक्रीय परिवर्तन। चक्रीय परिवर्तन की अगर बात करें तो उसमें आपके स्पेंगलर महोदय हो गए, ठीक है, पीटरिम, सोरोकिन है, पैरेटो है, टाइनबी है, ये सब हैं। चक्रीय परिवर्तन में आप देखते हैं समाज में परिवर्तन का एक चक्र चलता है। हम जहाँ से शुरू करते हैं परिवर्तन होना, फिर वहीं पर लौट करके दोबारा आ जाते हैं। तो इस तरीके से एक चक्र की भांति परिवर्तन, जैसे कि मैंने बताया था मौसम बदलता, ठंडी, गर्मी, फिर बरसात आता है, फिर ठंडी आती है, फिर गर्मी आता है और फिर बरसात आता है, फिर ठंडी, फिर गर्मी, फिर बरसात, इस तरीके से ये परिवर्तन इस तरीके से चलता रहता है। तो इस प्रकार से दो प्रकार के समाज में परिवर्तन होते हैं। ठीक है। तो रेखीय और चक्रीय। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। समझ में आ गया होगा आपको रेखीय परिवर्तन, चक्रीय परिवर्तन क्या होता है। देखिए केवल 5 प्रश्न आपको करने हैं। खंडवा से 100 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में, बाकी विश्वविद्यालय में 200 या 150 शब्दों में लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न है रेखीय और चक्रीय परिवर्तन या सिद्धांतों में क्या अंतर है, फटाफट से आप बताएंगे। तो बढ़िया प्रश्न है। अभी मैंने आपको बता ही मैं आपको बता ही रहा था रेखीय और चक्रीय परिवर्तन के बारे में, हालांकि आप समझ लें। सामाजिक परिवर्तन और में दो तरीके के परिवर्तन मैंने बताए थे, एक चक्रीय और एक रेखीय। ठीक है। रेखीय परिवर्तन और चक्रीय परिवर्तन में अंतर ये है भाई, पहला अंतर है कि सर्वप्रथम चक्रीय सिद्धांत इस तथ्य पर बल देता है कि सामाजिक परिवर्तन सदैव उतार चढ़ाव से युक्त होते हैं। ठीक है। उतार चढ़ाव से युक्त होते हैं चक्रीय परिवर्तन, अर्थात प्रत्येक मतलब परिवर्तन सदैव नई दशा उत्पन्न नहीं करता इसमें, बल्कि इसके कारण से समूह के द्वारा कभी नई विशेषताओं और कभी पहले छोड़ी जा चुकी विशेषताओं को दोबारा से ग्रहण कर लिया जाता है। यानी कभी जो परिवर्तन हमने छोड़ दिया है या परिवर्तन जिस समाज में हो चुका है, फिर पुरानी परंपरा को अपना लेते, फिर नई परंपरा को, फिर पुरानी, फिर नई। तो इस तरीके से चक्रीय परिवर्तन होता है। ठीक है। इसके विपरीत अगर बात करें हम रेखीय परिवर्तन की, तो रेखीय परिवर्तन में जिसको हम छोड़ते हैं फिर उसको दोबारा नहीं गाते, यानी एक निश्चित दिशा में परिवर्तन होता है और आगे बढ़ता है परिवर्तन। ठीक है। जो छोड़ दिया उसको फिर दोबारा नहीं अपनाना। दूसरा जो अंतर होता है इसमें, रेखीय परिवर्तन के अनुसार अगर बात करें तो परिवर्तन की दिशा साधारणतः अपूर्णता से पूर्णता की ओर बढ़ने मतलब कि बढ़ने की होती है, जबकि चक्रीय परिवर्तन के किसी ऐसे क्रम को स्पष्ट नहीं करते चक्रीय परिवर्तन। और ये परिवर्तन पूर्णता से अपूर्णता अथवा अपूर्णता से पूर्णता दोनों ओर हो सकते हैं। ठीक है। ये ध्यान रखिए, चक्रीय परिवर्तन पूर्णता से अपूर्णता, अपूर्णता से पूर्णता दोनों ओर होते हैं, जबकि रेखीय परिवर्तन हमेशा अपूर्णता से पूर्णता की ओर होता है। ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। ओके। आगे देखेंगे तीसरा अंतर क्या है। तीसरा अंतर क्या लिख सकते हैं आप? तीसरा अंतर है चक्रीय सिद्धांतों के अनुसार एक विशेष परिवर्तन की किसी निश्चित अवधि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। परिवर्तन कभी जल्दी जल्दी हो सकते हैं, कभी कभी समान गति से होते चक्रीय परिवर्तन। जबकि रेखीय परिवर्तनों की अगर बात की जाए तो रेखीय परिवर्तन की गति आरंभ से धीमी होती है, लेकिन एक निश्चित बिंदु तक पहुंच जाने के बाद परिवर्तन बहुत स्पष्ट रूप से और तेज गति से हो जाता है। प्रौद्योगिकी विकास जो आप देख रहे हैं या जो आविष्कार हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, वो सब रेखीय परिवर्तन के अंतर्गत आता है। तो ये काफ़ी अंतर। इसके अलावा चौथा अंतर भी आप लिख सकते हैं कि चक्रीय परिवर्तन के द्वारा उतार चढ़ाव से युक्त परिवर्तनों को ऐतिहासिक प्रमाणों के द्वारा स्पष्ट किया जाता है और इस प्रकार इनके प्रतिपादकों का दावा ये है कि उनके सिद्धांत अनुभव सिद्ध हैं। यानी चक्रीय सिद्धांत जो है अनुभव सिद्ध है, अनुभव पर आधारित है, जबकि देखिए सिद्धांत जो होता है सैद्धांतिकता पर अधिक बल देते हैं, वैज्ञानिकता पर अधिक बल है और ऐतिहासिक साक्ष्यों पर नहीं ज़्यादा ध्यान देते। वो वैज्ञानिकता पर ज़्यादा, साक्ष्यों पर ध्यान देते, वैज्ञानिक है।
रेखीय परिवर्तन वैज्ञानिक हैं और जबकि वो अनुभाविक हैं, मतलब चक्रीय परिवर्तन। इस तरीके के कई अंतर आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे तीसरा प्रश्न मतलब दूसरा प्रश्न आ चुका है, सामाजिक उद्विकास की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। बढ़िया प्रश्न है, सामाजिक उद्विकास क्या होता है, सामाजिक उद्विकास के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। बढ़िया प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। सामाजिक उद्विकास, सोशल एवोल्यूशन बोलते हैं अंग्रेजी में सामाजिक उद्विकास को। आपको बता दूं, शाब्दिक रूप से किसी वस्तु के फैलने अथवा बढ़ने की प्रवृत्ति को उद्विकास कहा जाता है। यद्यपि प्रत्येक वस्तु का बढ़ना या फैलना उद्विकास नहीं होता है। उदाहरण के लिए मिट्टी के बढ़ते हुए ढेर को उद्विकास आप नहीं कहेंगे। वास्तव में उद्विकास का संबंध उस फैलाव से है जिसमें कोई भी वस्तु सरल अवस्था से जटिल अवस्था में हो जाती है। उद्विकास को हम एक प्रकार से समझ सकते हैं कि पहले निरंतर परिवर्तन होगा, फिर उसके बाद में निश्चित दिशा में होगा, फिर गुणात्मक अंतर आएगा, फिर ढांचे और कार्य भिन्नता में परिवर्तन होगा और उसके बाद में उद्विकास होगा। तो एक निश्चित प्रक्रिया के अकॉर्डिंग चलता है परिवर्तन। तो उद्विकास किसी एक विशेष दिशा में होने वाला वह परिवर्तन होता है जो वस्तु की आंतरिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप पैदा होता है और इसमें वस्तु की जटिलता में वृद्धि होती जाती है। हर्बर्ट स्पेंसर इसके सामाजिक उद्विकास के बड़े जबरदस्त विद्वान रहे, उसके बारे में बढ़िया विचार दिया है उद्विकास के बारे में। तो सामाजिक उद्विकास एक निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन है। सामाजिक उद्विकास में समाज विजय समाज और इसके अलावा आप देखते हैं समाज स्थिरता के साथ साथ मनुष्य का भी विकास होता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखते हैं सामाजिक विकास समाज के ढांचे एवं कार्य दोनों में परिवर्तन लाता है। कुल मिलाकर के हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि उद्विकास कुछ तत्वों का एकीकरण तथा उससे संबंधित वह गति है जिसके दौरान कोई तत्व एक अनिश्चित तथा असंबंध समानता से निश्चित और संबंध भिन्नता में बदल जाता है। उद्विकास एक ऐसा परिवर्तन है जिसके अंतर्गत किसी वस्तु में होने वाला परिवर्तन अनेक स्तरों से होकर के गुजरता है। जैसे जैसे परिवर्तन का स्तर बदलता जाता है वैसे वैसे उस वस्तु का रूप अधिक जटिल होता जाता है। आगबर्न और निमकाफ जो हैं एक निश्चित दिशा में होने वाले परिवर्तन को उद्विकास कहते हैं। तो उद्विकास की अवधारणा है। उद्विकास की कई विशेषताएं हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो पहली विशेषता उद्विकास की क्या है कि उद्विकास का संबंध परिवर्तन से है। दूसरी विशेषता, यह एक ऐसा परिवर्तन है जिसकी अनेक अवस्थाएं होती हैं उद्विकास की। तीसरी बात, उद्विकास सदैव सरलता से जटिलता की ओर होता है, अर्थात इस परिवर्तन का प्रत्येक आगामी स्तर अपने पूर्वगामी स्तरों से जटिल होता है। तीसरी बात, उद्विकास एक निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन है। चौथी बात, उद्विकास निरंतर और धीमी गति से होने वाला परिवर्तन है। पांचवी बात, उद्विकास के दौरान वस्तु अथवा समाज में गुणात्मक परिवर्तन होता है। इसके अलावा उद्विकास के स्तरों यानी सोपानों की पुनरावृत्ति नहीं होती, एक बार जो परिवर्तन हो गया वो हो गया। इसके अलावा भिन्नता इसकी प्रमुख विशेषता होती है। तो इस तरीके से ये कई विशेषताएं हो गई उद्विकास की, तो ये उद्विकास होता है। आगे देखेंगे तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वैश्वीकरण के सामाजिक आर्थिक प्रभावों की विवेचना कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। वैश्वीकरण के सामाजिक आर्थिक प्रभावों की विवेचना कीजिए। वैश्वीकरण की अगर बात की जाए तो 20वीं शताब्दी के अंत में वैश्वीकरण पर जोर दिया गया। तब आर्थिक और राजनीतिक आधार पर इसकी काफ़ी आलोचना की गई थी। इसके बाद भी अधिकांश देश यह महसूस करने लगे कि आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन के लिए वैश्वीकरण जरूरी है, ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण का सीधा सीधा मतलब होता है कि आप हमारी मतलब कि आप दुनिया के देशों के बारे में जानें, वहाँ की संस्कृति के बारे में, वहाँ पर क्या चीज़ें उत्पन्न होती हैं आर्थिक मामलों में, वहाँ पर के बारे में जानें, अलग अलग देशों के बारे में, या पूरे देश को अपने मतलब पूरे पृथ्वी के देश को एक समझे कि एक व्यापार है या एक व्यापार की विषय वस्तु है। यानी कि कुल मिलाकर के हर एक देश में आ जा सको, हर एक देश की विचारधारा, हर एक देश के बारे में जान सको, उसकी सामाजिक राजनीतिक आर्थिक तमाम प्रकार के पहलुओं को बारे में हर एक देश के व्यक्ति हर एक चीज देश के बारे में जान पाए। ठीक है, तो आप देखेंगे जो आर्थिक विकास है वैश्वीकरण में मतलब कि वैश्वीकरण के सामाजिक आर्थिक प्रभाव है उसकी विवेचना। सबसे पहली बात, इसके कारण से क्या होता है, आर्थिक विकास होता है। वैश्वीकरण का प्रभाव ये पड़ता है कि आर्थिक विकास होता है इससे, क्योंकि वैश्वीकरण खुली बाजार व्यवस्था के सिद्धांत पर आधारित है। खुले बाजार में जब प्रतियोगिता बढ़ती है तो उत्पादकों को कम से कम कीमत पर वस्तुओं का उत्पादन करना पड़ता है। इससे एक और उद्योग धंधों का विकास होता है और दूसरी ओर यह जरूरी हो जाता है कि उत्पादन की जो टेक्नोलॉजी है उसमें नवीनता लाई जाए। देश के प्राकृतिक साधनों का उपयोग करने और उपभोक्ता को कम कीमत पर वस्तुएं उपलब्ध कराने में यह प्रक्रिया सहायक सिद्ध होती है। तो आर्थिक विकास के लिए बहुत जरूरी होती है वैश्वीकरण, यानी वैश्वीकरण के द्वारा आर्थिक विकास हुआ है। दूसरी बात, विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है वैश्वीकरण से। आज विश्व के अधिकांश देश ऐसे हैं जिनके पास पूंजी की कमी है। इसी कारण से उनके खनिज भंडार और कच्चा माल उनके पास होने के बावजूद भी वो देश काफ़ी निर्धन है।
वैश्वीकरण से विकास क्या होता है? वैश्वीकरण से क्या होता है, जो विकासशील और पिछड़े हुए देश हैं उन दोनों देशों के बीच में क्या हो जाएगा, जो विकसित देश हैं वो क्या हो जाएंगे, वो उसमें जा करके अपना निवेश करेंगे और उसके बाद में वहाँ के चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से, मतलब कि जो जिनके पास पूंजी है वो निवेश करेंगे निर्धन देशों में जा करके और वहाँ के मामलों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये भी होता है। विदेशी निवेश में वृद्धि होती है। तो तीसरी बात, रोजगार के अवसर में वृद्धि होती है, क्योंकि जब आप विदेशी कंपनियां भी आपके यहाँ पर आएंगी तो वहाँ पर रोजगार के अवसर मिलेंगे, आपको ही उसमें रखा जाएगा। वैश्वीकरण के फलस्वरूप लोगों को उद्योग, प्रौद्योगिकी, प्रबंध, संचार, निर्माण कार्यों और दूसरे क्षेत्रों में अपनी योग्यता और कुशलता को बढ़ाने की प्रेरणा मिलती है। आज एक बड़ी संख्या में योग्य और कुशल लोग दूसरे देशों में जाकर के रोजगार के कहीं अच्छे अवसर प्राप्त कर लेते हैं। तो कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि यदि मतलब यह प्रतिभा का पलायन है, जिससे कमज़ोर देशों को नुकसान होता है कि भाई कमज़ोर देश के पास पूंजी नहीं है तो कमज़ोर देशों के पास से वैज्ञानिक, डॉक्टर, प्रबंधक, वित्तीय विशेषज्ञ, इंजीनियर, शिक्षाविद, ये सब भी विदेशों में जाकर के चले जाएंगे तो विदेश और आगे बढ़ता चला जाएगा। हालांकि ये बात भी जरूरी है, ये इसका एक नकारात्मक पहलू मान सकते हैं उसको, लेकिन रोजगार के अवसर में जरूर वृद्धि होती है। अगर आपके यहाँ पर रोजगार नहीं है तो आपके यहाँ से जो टैलेंट होगा वो आपके यहाँ पर क्या कर पाएगा, तो आप मतलब अकेला चना तो भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो इसीलिए दूसरे देशों में जाएगा वो कमाने के लिए। तो ये बात। चौथी बात, कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है इससे, वैश्वीकरण से। पांचवी बात, जीवन की गुणवत्ता में सुधार आता है। इसके अलावा महिलाओं में जागरूकता उत्पन्न होती है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ता है। इसके अलावा सांस्कृतिक वैश्वीकरण होता है, यानी कि संस्कृतियाँ आदान प्रदान होती है एक दूसरे की। तो इस तरीके से वैश्वीकरण जो होता है बहुत ज़्यादा उपयोगी है और इसकी कई आलोचनाएं भी लोगों ने करी, लेकिन फिर भी उपयोगी है। चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे, बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न है, सामाजिक संरचना के अर्थ को स्पष्ट कीजिए तथा संरचना के तत्वों की विवेचना कीजिए। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सामाजिक संरचना क्या होती है? सामाजिक संरचना को समाजशास्त्र में केंद्रीय अवधारणा माना जाता है, क्योंकि सामाजिक संरचना में परिवर्तन जो होता है वही समाज में परिवर्तन बोला जाता है। तो समाज सॉरी, दुर्खीम महोदय जिन्होंने समाजशास्त्र को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया, वो कुछ सीमा तक उसमें सफल भी रहे और उन्होंने सामाजिक संरचना की अवधारणा की स्पष्ट व्याख्या बिल्कुल कर नहीं पाए। दुर्खीम महोदय पहली बार आए, लेकिन सामाजिक संरचना शब्द जो है वो समाजशास्त्र में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, जिसमें सामाजिक संबंध, सामाजिक घटनाएं, सामाजिक प्रक्रियाएं, इन सभी को निश्चित क्रम में शामिल किया जाता है सामाजिक संरचना में। यानी सामाजिक संरचना में सामाजिक संबंध, सामाजिक घटनाएं, सामाजिक प्रक्रियाएं, ये सब शामिल करी जाती है। ठीक है, तो संरचना शब्द का प्रयोग मिलते जुलते शब्दों जैसे कि सामाजिक संगठन, सामाजिक व्यवस्था या संपूर्ण समाज के पर्यायवाची शब्द के रूप में हम जान पाते हैं। इसलिए इसका कोई एक निश्चित अर्थ देना एक कठिन काम होता है। फिर भी अधिकांश समाजशास्त्री सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग एक व्यवस्थित अथवा प्रतिमान या प्रतिमानित ढंग के लिए करते हैं, जिनसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह परस्पर एक दूसरे से अपने आप को संबंधित करते हैं। तो कुल मिलाकर के सामाजिक संरचना की परिभाषा जॉनसन महोदय देते हुए कहते हैं कि किसी वस्तु की संरचना से हमारा तात्पर्य उसके भागों में आपेक्षिक रूप से पाया जाने वाला अस्थायी अंतर संबंध होता है। मैनहीम कहते हैं कि सामाजिक संरचना परस्पर अंतरक्रिया करने वाली उन सामाजिक शक्तियों के ताने बाने को कहते हैं जिनके परिणाम स्वरूप अवलोकन करने और सोचने विचारने के तरीके विकसित होते हैं। तो ये सामाजिक संरचना होती है। मैकाइबर पेज ने कहा कि समूह निर्माण के विभिन्न तरीके संयुक्त रूप से सामाजिक संरचना के जटिल प्रतिमानों का निर्माण करते हैं। तो सामाजिक संरचना का विशिष्ट अर्थ ये है कि सामाजिक संरचना का निर्माण अंतरक्रिया के परिणाम स्वरूप व्यक्तियों के विकसित सामाजिक संबंधों के द्वारा होता है। यानी सामाजिक संबंधों के द्वारा ही सामाजिक अंतरक्रिया उत्पन्न होती है। सामाजिक अंतरक्रिया ही एक प्रकार से सामाजिक संगठन या सामाजिक संरचना बनाते हैं। सामाजिक संरचना के कौन सारे तत्व हैं? सामाजिक संरचना के तत्वों की अगर बात की तो पहला तत्व आपका है समूह। सामाजिक समूह सामाजिक संरचना का तत्व है। दूसरा सामाजिक संबंध, तीसरा सामाजिक भूमिका, इसके अलावा सामाजिक संस्थाएं, ठीक है, सामाजिक जो मूल्य है वो, इसके अलावा सामाजिक हित, इसके अलावा सामाजिक संस्कार, ठीक है, ये सब सामाजिक संस्कार, जादू, भूत विद्या, ये सब आप देखते हैं सामाजिक संरचना के अंतर्गत ही आ जाते हैं। ठीक है, तो सामाजिक संरचना के तत्व हैं ये सब, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, 5वां नंबर प्रश्न है, किसान आंदोलन से क्या आशय है? किसान आंदोलन के प्रमुख कारण बताइए। बढ़िया प्रश्न है। किसान आंदोलन के बारे में बताएं भाई, किसान आंदोलन क्या है? किसान आंदोलन जो है किसानों से रिलेटेड है। किसान लोग जो है कई आंदोलन किए हुए हैं, तो उन्हीं आंदोलनों के बारे में पूछा जा रहा है। किसान आंदोलन की अगर बात किया तो चूंकि अंग्रेजी शासन व्यवस्था जब थी तो भारतीय कृषि में व्यापक परिवर्तन किया गया और कृषि क्षेत्र में हलचल पैदा हो गई। उससे भारतीय किसान आर्थिक आधार पर कमजोर होते चले गए।
अंग्रेजों के शासनकाल में क्या हुआ कि भारत के किसान जो थे वो लगान की ऊंची दरों, जमींदार क्षेत्रों में बेगार प्रथा की कठोरता और अनेक नियम के विरुद्ध जो है किसान बहुत परेशान हो चुके थे। तो किसानों ने क्या किया, आंदोलन करना शुरू किया। आपको बता दूं कि अंग्रेजों के खिलाफ किसानों ने बहुत बड़ा मोर्चा खोला और आंदोलन का, और खास करके आप देखेंगे आंदोलन होता है, पहला आंदोलन बिजौलिया आंदोलन 1847 से शुरू हुआ। ठीक है, विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हुआ। इसके अलावा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ। चंपारण सत्याग्रह को नील विद्रोह भी कहते हैं। इसकी शुरुआत बंगाल के किसानों ने करी थी 1859 ईस्वी में। इसके अलावा बारदोली सत्याग्रह आपको पता होगा, बारदोली सत्याग्रह जो कि गुजरात में स्थित है बारदोली, वहाँ के किसानों ने लगान ना देने के लिए एक आंदोलन शुरू किया था। इसके अलावा आप देखते हैं नील आंदोलन हुआ, ठीक है, बंगाल में। इसके अलावा आप देखेंगे जो है पावना विद्रोह हुआ। पावना विद्रोह जो है ये बंगाल में हुआ था, 1873 से 76 के बीच में प्रारंभ हुआ, जिसका कारण किसानों पर कानूनी सीमा से अधिक करारोपण करना था। ठीक है, यानी कानूनी सीमा जितनी थी उससे अधिक करारोपण किया जा रहा था, कर लिया जा रहा था लोगों से। इसके अलावा दक्कन विद्रोह होता है, यानी भारत के जो दक्षिणी भारत है उसको दक्कन के नाम से जानते हैं। तो दक्कन यानी दक्षिणी भारत में आप देखते हैं किसानों का आंदोलन 1874 में महाराष्ट्र के जो है सिरूर तालुका के कदर मतलब करदाह नाम का एक गांव है, वहीं शुरू हुआ था, जिसका मुख्य कारण था रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत किसानों पर लगाए गए जो भारी कर थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था अंग्रेजों के द्वारा लगाई गई थी, तो उसके विरोध में जो है ये जो है दक्कन विद्रोह किया गया था। इसके अलावा ताना भगत आंदोलन आया। इसके अलावा खेड़ा सत्याग्रह आया। चंपारण के बाद में महात्मा गांधी खेड़ा किसानों मतलब कि खेड़ा किसानों से मिले और 1918 ईस्वी में उनकी समस्याओं को लेकर के आंदोलन किया। एका आंदोलन हुआ, उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ एका आंदोलन 1918 में शुरू हुआ। मदन मोहन मालवीय जी के नेतृत्व में एका आंदोलन शुरू किया गया था, किसान सभा गठन किया गया और उसके बाद में आंदोलन शुरू हुआ, एका आंदोलन। इसके अलावा मोपाला विद्रोह हुआ, केरल राज्य में मोपाला विद्रोह हुआ, 1920 ईस्वी में विद्रोह हुआ ये, ठीक है। और शुरुआत में ये अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन था, मोपाला विद्रोह केरल के। इसके अलावा अखिल भारतीय किसान सभा गठन हुआ। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1923 में बिहार किसान सभा गठन किया। कूका विद्रोह हुआ, आप देखते हैं कूका विद्रोह जो है ये अंग्रेजों मतलब कृषि समस्याओं और अंग्रेजों के द्वारा गायों की हत्या की जा रही थी, तो उसी को रोकने के लिए एक प्रकार से पंजाब के कूका लोगों ने आंदोलन किया गया। इसके अलावा रामोसी विद्रोह किया गया, तेभागा आंदोलन किया गया। तेभागा आंदोलन जो है 1946 में आंध्र प्रदेश में जमींदारों और साहूकारों के शोषण के खिलाफ किया गया था। तो इस तरीके से कई किसान आंदोलन चलाए गए, ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, ध्यान रखिएगा आपकी परीक्षा में, ठीक है। देखिए पहला छठवां प्रश्न है, संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण में क्या अंतर होता है बताएं। संस्कृतिकरण की अगर बात करें तो संस्कृतिकरण जो होता है उसको कल्चरलाइजेशन बोलते हैं, यानी संस्कृतिकरण की बात करें तो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया अधिक प्राचीन है, यह निरंतर भारतीय सामाजिक संरचना को प्रभावित करती रही है। संस्कृतिकरण में जानते क्या होता है, जब उच्च जातियां जो होती हैं उनके क्रियाकलापों को उच्च जातियों के द्वारा जो सामान्य व्यवहार होते हैं, उनके पहनावा ओढ़ावा होता है, खान पान होता है, जब उसको कोई निम्न जाति के लोग अपनाने लगते हैं तो वही प्रक्रिया संस्कृतिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। पश्चिमीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, पश्चिमीकरण की प्रक्रिया का मतलब होता है जब हम जो पश्चिम के देश हैं यानी कि जो यूरोपीय कंट्रीज हैं, उन देशों में जो क्रियाकलाप हो रहे हैं, उनके जो खान पान है, उनका जो पहनावा ओढ़ावा है, उनकी बोली भाषा है या उनके जो कल्चर है, उन कल्चर को जब हम अपनाते हैं तो वो होता है पश्चिमीकरण, ठीक है। तो पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण जो होता है दोनों में अंतर है। तो पश्चिमीकरण की प्रक्रिया भारत के लिए अंग्रेजी शासन की देन मानी जा सकती है, जबकि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया ये अति प्राचीन है और हमेशा से होती आ रही है, ठीक है। दूसरा अंतर, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया आंतरिक होती है, यानी कि ये भारतीय खुद की है, चूंकि आपस में ही जातियों के बीच में होती है, जबकि पश्चिमीकरण की प्रक्रिया एक बाह्य प्रक्रिया है जो तत्व लोगों के व्यवहारों को प्रभावित करते हैं और उनके बारे में पहले से जानकारी नहीं होती है, ठीक है। तीसरा अंतर यह है कि संस्कृतिकरण के दौरान या संस्कृतिकरण के कारण केवल निम्न जातियों की तथा जनजातियों की जीवन शैली, व्यवहार, प्रतिमान तथा रहन सहन ढंग बदलता है, जबकि पश्चिमीकरण के द्वारा क्या होता है, भारतीय संरचना का सब कुछ बदल जाता है, ठीक है। उच्च तथा निम्न जाति सभी लोग जो है पश्चिमीकरण से प्रभावित होते हैं। आप देखते हैं कटी फटी जींस पहले अंग्रेज लोग पहनते थे, ठीक है, यही सब पश्चिम के देश के लोग पहनते थे, ठीक है। जो डैमेज जींस होता है, आजकल तो पूरा भारत वर्ष पहन रहा है डैमेज जींस, ठीक है। तो ये तो यही सब पाश्चात्यकरण है ना। आप जो है हिंदी भी बोलते हैं तो अंग्रेजी मिक्सचर करके उसमें बोलते हैं, ओ यू नो इट्स ओके, यू नो ऐसे बोलते नहीं तमाम लोग। ओ सॉरी सॉरी, ये ओ या मैन। आजकल के बच्चे को आप देखेंगे, अगर माता पिता होंगे उसके, चाहे वो एक अक्षर अंग्रेजी ना जानते हो, लेकिन वो अब लड़के को अगर आम खिलाएंगे तो पूछेंगे बेटा ये क्या है, तो अगर लड़का कहीं दिस की आम होए तो होगा मरिए एक तमाचा जुड़ते हैं।
कहीं आम ना हुए, मैंगो हुए, तो क्या बताइए वहाँ का क्या है बेटा, ये मैंगो है, ये एप्पल है, सेब नहीं है ये। तो उसको अंग्रेजी में सिखाते हैं बच्चों को, ठीक है। तो वो सब का है, ये सब पश्चिमीकरण का ही प्रभाव है। इसके अलावा संस्कृतिकरण के अगर बात करें तो संस्कृतिकरण के साथ साथ असंस्कृतिकरण भी शुरू रहता है, जबकि पश्चिमीकरण के साथ कोई विरोधी प्रक्रिया नहीं होती है जो पश्चिमीकरण को ही समूल रूप से परिवर्तित कर दे। यानी कभी कभी क्या होता है कि संस्कृतिकरण उल्टा पड़ जाता है, ठीक है। इसके अलावा संस्कृतिकरण के अंतर्गत अनुकरण करने वाला व्यवहार प्रतिमान सभी स्थानों के लिए एक सा नहीं होता है। इसका कारण यह है कि एक ही जाति एक स्थान पर उच्च होती है तो दूसरे स्थान पर वही जाति निम्न मानी जाती है। तो इस कारण से क्या होता है, अलग अलग होता है। जबकि आप देखिए पश्चिमीकरण का क्या होता है, अनुकरण करने वाला प्रतिमान जो होता है सभी स्थानों पर एक निश्चित होता है, सेम होता है। इसके अलावा अगला अंतर है, संस्कृतिकरण की प्रकृति परंपरावादी होती है जबकि पश्चिमीकरण की प्रकृति तार्किक होती है। तो इस तरीके से संस्कृतिकरण के साथ साथ उसके परिणाम स्वरूप संबंध जाति ऊपर की ओर गतिशील होती है, यद्यपि यह परिवर्तन पदमूलक होता है, संरचनात्मक नहीं होता है। जबकि पश्चिमीकरण के कारण से क्या होता है, इस प्रकार की जातीय गतिशीलता संभव नहीं है। क्योंकि यह बात अवश्य है कि इसके कारण से जातिगत भेदभाव कुछ कम जरूर हुआ है पश्चिमीकरण के द्वारा, लेकिन एक प्रकार से संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण दोनों में बड़ा अंतर है। सातवां क्वेश्चन आप देखेंगे, सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, धर्मनिरपेक्षीकरण की विशेषता बताएं। बढ़िया प्रश्न है। धर्मनिरपेक्षीकरण क्या होता है? धर्मनिरपेक्षीकरण या इसी को लौकिकीकरण भी कहते हैं। धर्मनिरपेक्षीकरण अथवा लौकिकीकरण वह प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप किसी समाज में धर्म के आधार पर सामाजिक व्यवहार में भेदभाव समाप्त किया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में भी जो पहले धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं था, हिंदू और मुस्लिम धर्म के अनुयायी सर्वाधिक हैं और उनका व्यवहार जो उनके धर्म पर आधारित है एक दूसरे का विरोधी है। पहले मतलब कि पहले जो धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं था, अब वह भी धर्मनिरपेक्षीकरण की बात कर रहा है। वास्तव में धर्मनिरपेक्षीकरण जो शब्द है जो बुद्धिवाद पर आधारित है, आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक समाज अब आधुनिकीकृत होना चाहता है और यही कारण है कि वह धर्मनिरपेक्षीकरण को आश्रय दे रहा है। यानी देश का कोई अपना धर्म नहीं होगा, हर एक देश जो होगा वो सभी धर्मों को बराबर मान्यता देगा, सभी धर्मों को एक प्रकार से सभी धर्मों को स्वतंत्रता होगी, सभी धर्म के लोग अपने अपने धर्म को मान पाएंगे, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर पाएंगे। आप देखेंगे भारतीय संविधान में जो है मतलब मौलिक अधिकार दे दिया गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। धर्मनिरपेक्षीकरण का प्रत्यक्ष संबंध तार्किक दृष्टिकोण से है। इसके अंतर्गत विश्व की व्याख्या विशुद्ध चिंतन के रूप में की जाती है। समाज में जितने भी व्यवहार तर्क विहीन हैं वे इस प्रक्रिया के द्वारा नष्ट होते हैं। धर्मनिरपेक्षीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा परंपरागत विश्वासों तथा धारणाओं के स्थान पर तार्किक ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है, ठीक है। यानी धर्म को उतना आदर ना मानना, तर्क के आधार पर हर एक मुद्दे को देखना। प्रोफेसर श्रीनिवास कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षीकरण में यह बात निहित है कि जिसे पहले धार्मिक माना जाता था अब वह वैसा नहीं माना जाता। उन्होंने उसका स्पष्टीकरण करते हुए लिखा कि उसमें विभेदीकरण की प्रक्रिया भी निहित है, जिसके परिणाम स्वरूप समाज के केवल या समाज के विभिन्न या खास करके आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी और नैतिक पक्ष एक दूसरे के मामले में अधिक से अधिक सावधान होते जाते हैं। तो धर्मनिरपेक्षीकरण की अगर बात करें तो ये होता है धर्मनिरपेक्षीकरण, ठीक है। धर्मनिरपेक्षीकरण की अगर बात करें तो धर्मनिरपेक्षीकरण में एक अन्य आवश्यक तत्व कार्यकारण संबंधों का प्रदर्शन होता है, जिसे बुद्धिवाद कहते हैं। तो बुद्धिवाद यानी प्रोफेसर श्रीनिवास कहते हैं कि इसके अंतर्गत पारस्परिक विश्वासों और धारणाओं के स्थान पर आधुनिक ज्ञान का को महत्व दिया जाता है। यानी कि जो परंपरागत मूल्य हैं उनको एक अलग रख करके एक बुद्धि के रूप में या तर्क के आधार पर हर एक मुद्दे को देखना समझना, ये आपका यही होता है, ठीक है, धर्मनिरपेक्षीकरण। आजकल आप देख रहे हैं हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म, हर एक धर्म जो है वो इससे प्रभावित हो रहा है, ठीक है। उच्च और मध्य हिंदू वर्ग के लोग इस धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया से अधिक प्रभावित हो रहे हैं आजकल। तो हर एक चीज जो पुरानी परंपराएं हैं उनको अगर आप मानोगे तो वो धर्मनिरपेक्षीकरण नहीं हुआ। धर्मनिरपेक्षीकरण मतलब कि जो पुरानी परंपराएं हैं उनको आप मान तो रहे हैं, लेकिन एक उसको तर्क के आधार पर हर एक धर्म में जो चीजें बताई गई उसको तर्क के हिसाब से आप देखने का प्रयास करें, उसको सोचे समझे और जाने, ठीक है, वो धर्मनिरपेक्षीकरण होता है। आगे देखेंगे, धर्मनिरपेक्षीकरण की विशेषताएं पूछी गई थी ना, तो विशेषताएं क्या होंगी? पहली विशेषता होगी बुद्धिवाद का विकास होता है इससे। दूसरी बात, धार्मिकता में ह्रास होता है, धार्मिकता की कमी आती है। तीसरी बात, बढ़ता हुआ विभिन्नीकरण भी इसके लिए जरूरी है। इसके अलावा आधुनिकीकरण की प्राप्ति में सहायक है। इसके अलावा समानता का विकास होता है इससे, एक वैज्ञानिक अवधारणा है। तो ये तमाम प्रकार की विशेषताएं आप लिख सकते हैं धर्मनिरपेक्षीकरण की। अगला पॉइंट है 8वां नंबर, श्रमिक आंदोलन पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। श्रमिक आंदोलन पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। श्रमिक आंदोलन,
तो श्रमिक आंदोलन श्रम या लेबर या मूवमेंट, जो लेबर मूवमेंट होता है उसी को श्रम आंदोलन कहते हैं। श्रम वर्ग लोगों के एक सामूहिक संगठन के विकास के लिए अपने कर्मचारियों और सरकारों से विशेष रूप से श्रम संबंधित या श्रम संबंधों को शासित करने वाले विशिष्ट जो कानून हैं उनके कार्यान्वयन के माध्यम से बेहतर आचरण करने के लिए अपने स्वयं के हित के में अभियान चलाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं हम श्रमिक आंदोलन का। यानी श्रमिक आंदोलन जो है वो बेसिकली कारखाने के अंदर जो काम कर रहे लोग होते हैं वो अपनी चाहे सैलरी बढ़ाने को लेकर के हो, चाहे चूंकि कारखाने में काम करते हैं तो रिस्की काम है, मतलब अपने जी जान लगा करके काम करते हैं, वो अपने जीवन का परवाह किए बिना काम करते हैं, चूंकि पैसे के लिए काम करते हैं। तो अगर आप पैसा नहीं दोगे या पैसा बहुत लेट में दोगे, ठीक है, सैलरी आप नहीं बढ़ाओगे, तो फिर उसमें दिक्कत होगी मजदूरों को ना। तो मजदूर लोग तो अपना पूरा जी जान लगा करके मेहनत करते हैं, तो उनके लिए सैलरी बढ़ानी चाहिए। तो उसी जब आप नहीं बढ़ाते तो उसके लिए विद्रोह होता है, ठीक है। तो कारखाने के अंदर के कार्यों में सम्मिलित होता है खास करके ये मिल प्रबंधक से कारखाना अधिनियम के अंतर्गत तय किए गए मजदूरी या वेतन का भुगतान, कारखाना अधिनियम के अंतर्गत कार्य के घंटों का पालन, कारखाने के अंदर काम करने की दशाओं में आवश्यक सुधार, औद्योगिक विवाह के औद्योगिक विवाद कोई हो जाए तो उस विवाद के दौरान सामूहिक सौदेबाजी की व्यवस्था, तालाबंदी का विरोध, तो आवश्यकता के अनुसार हड़ताल की चेतावनी, बाहरी कार्य के अंतर्गत श्रमिकों के लिए उचित रहन सहन की व्यवस्था करना। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें जो है इसको लेकर के, इसको आधार बना करके श्रमिक लोग जो होते हैं उस श्रमिक लोगों का संगठन होता है, उस संगठन का एक नेता होता है, मुखिया होता है, और उसके द्वारा आंदोलन किया जाता है, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद खाद्यान्नों के मूल्यों में बहुत अधिक वृद्धि हुई और निर्यात भी बढ़ा, जिससे उद्योगपतियों को फायदा हुआ, परंतु श्रमिकों को कोई लाभ नहीं मिला। महात्मा गांधी ने भी श्रमिकों की दशा में सुधार के लिए कई प्रयास किए और श्रमिकों की को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने का प्रयास किया। तो श्रमिक आंदोलन जो है भारत में, श्रमिक आंदोलन खास करके उसमें नारायण मेघाजी लोखंडे ब्रिटिश भारत में श्रमिक आंदोलन के आयोजन में सबसे अग्रणी रहे हैं। लोखंडे को भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन का जनक माना जाता है। तो ये श्रमिक आंदोलन जो होता है जो कारखानों वगैरह के उसमें सुधार के लिए करे जाते हैं। देखिए खंडसा से केवल 2 प्रश्न करने हैं, 400 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है। बाकी आप महासंग्राम वीडियो हमारा देख लीजिएगा, उसमें सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे, और मॉडल पेपर देख लीजिएगा, उसमें मैं बता दूंगा। देखिए सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस पर चैप्टर वाइज वीडियो मैंने प्रोवाइड करवाई थी, वो देख लीजिएगा। अगला प्रश्न सामाजिक सुधार आंदोलन का अर्थ और उद्देश्य बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में महिला आंदोलन पर टिप्पणी करें, ये भी प्रश्न आ सकता है परीक्षा में, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आधुनिकीकरण की विशेषताएं बताएं, सामाजिक परिवर्तन में आधुनिकीकरण की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। ओके, गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद।